नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। जो लोग पहली बार सीधा यह वीडियो देख रहे हैं, बेहतर होगा कि वे पहले इस वीडियो के पहले वाली वीडियो देखें जिसमें नेट जेआरएफ के 50 अभ्यास प्रश्न हैं। उससे अपना मूल्यांकन करें, फिर यह वीडियो देखें, इसमें उनके उत्तरों पर चर्चा की गई है। अब आते हैं सीधा पेपर पर। पहला प्रश्न था, झूठा सच उपन्यास का प्रथम भाग किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? दिनमान, सारिका, कादम्बिनी, धर्मयुग। पहले तो इसका उत्तर देखें कि झूठा सच उपन्यास का छोटा छोटा अंश धर्मयुग में प्रकाशित हुआ करता था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो बेनेट एंड कोलमैन ग्रुप द्वारा, जिसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं या उसी के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया निकलता है, ये पत्रिका बंबई से निकलती थी इसी ग्रुप द्वारा। सत्यकाम विद्यालंकार इसके संपादक हुआ करते थे और आगे इसकी पहचान तब अधिक बनी जब 1960 में प्रसिद्ध नाटककार धर्मवीर भारती जी इसके संपादक बने। यानी धर्मयुग पत्रिका इसका उत्तर है। ये तो हुई रटने वाली बात। अब देखते हैं कि इसे समझना कैसे है, इसमें अपना दिमाग कैसे लगाना है। झूठा सच का पहला भाग, जिसका नाम था वतन और देश, प्रकाशित हुआ था 1958 में, और दूसरा भाग देश का भविष्य नाम से प्रकाशित हुआ था 1960 में। यानी झूठा सच उसका मेन नाम था और ये दोनों उसके उपनाम हुआ करते थे, पहले भाग और दूसरे भाग के। तो इतनी जानकारी हमको रखनी है कम से कम कि यह झूठा सच उपन्यास प्रकाशित कब हुआ था। अब देखिए इसके ऑप्शंस पर। दिनमान साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन ही शुरू हुआ था 1965 ईस्वी में। रघुवीर सहाय जी से शुरू हुआ था और आगे चल करके अज्ञेय भी इसके संपादक बने थे और इसके बाद यह पत्रिका ऊंचाई पर पहुंची थी। यानी 1965 में अगर यह पत्रिका आई थी और 1958 में उसका प्रथम भाग छप चुका था, तो यह तो पत्रिका पहले ही साइड हो गई हमारे आंसर के विकल्पों में से। सारिका निकलती थी दिल्ली से रतनलाल जोशी जी के संपादन में 1960 से। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ग्रुप से ही यह निकलती थी और बाद में इसके संपादक अवध नारायण मुदगल जी हुए थे, जो कि चित्रा मुदगल जी के पति थे, वे बने। कमलेश्वर जी भी इसके संपादक रहे थे, जिनके चलते यह पत्रिका काफी प्रतिष्ठित हुई थी। कहने का मतलब यह पत्रिका निकली थी 1960 में, और जबकि झूठा सच प्रकाशित कब हुआ था पहला भाग? 1958 में। यह पत्रिका भी साइड हो गई। कादम्बिनी पत्रिका भी हिंदुस्तान टाइम्स समूह की एक पत्रिका थी जो 1960 से शुरू हुई थी दिल्ली से ही। ध्यान रखिए, ये वाली कादम्बिनी थी। एक और पत्रिका हम पुरानी पढ़ते हैं, आनंद कादम्बिनी जिसका नाम था, जो मिर्जापुर से निकलती थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के संपादन में। वह 1881 की पत्रिका थी, पुरानी पत्रिका थी, वह अलग थी। लेकिन कादम्बिनी भी शुरू हुई थी 1960 में। ये तीनों पत्रिकाएं प्रारंभ ही हुई थी उपन्यास के प्रकाशन के बाद। अब बचता है धर्मयुग, जो कि मैंने बताया कि बंबई से प्रकाशित होती थी, 1949-50 से शुरू हुई थी इसका प्रकाशन। तो अब ऐसे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी रहेगी, हम लोग थोड़ा सा भी समझ करके पढ़े रहेंगे और थोड़ा सा भी ध्यान दिए रहेंगे, तो हमको बहुत आसानी होगी सामने आए प्रश्नों को हल करने में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गिल, अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। इस कथन के आलोक में पात्र और कृति में मिलान कीजिए। अब हमको देखना है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसकी पृष्ठभूमि में यह बात कही जा सकती है। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, वह कह क्या रहा है। वह देश के भविष्य के बारे में बात कर रहा है। हमारे सामने कृतियां हैं 4। पहली है एक टोकरी भर मिट्टी। ये 4 लाइन की एक कहानी है।
आप लोगों को जरूर पढ़ लेनी चाहिए। वीडियो भी इस पर हम डाल देंगे जल्दी ही, आप लोग जरूर सुन लीजिए। 5 मिनट की कहानी है। इसमें श्रीमान जमींदार और एक विधवा औरत की छोटी सी कहानी है। उसमें ऐसा कहीं कोई प्रसंग है नहीं, वह एक आदर्शवाद की तरफ उन्मुख होती कहानी है माधवराव सप्रे जी। तमस थोड़ा बहुत राष्ट्रीय और सांप्रदायिकता पर आधारित है, राष्ट्रीय समस्या और सांप्रदायिकता पर आधारित है, और ऐसा प्रसंग उसमें भी नहीं है। जिंदगी नामा यह कृष्णा सोबती जी की 1979 में प्रकाशित और 1980 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एक बड़ी कृति है, पर इसकी विषय वस्तु 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों की कहानी है, और वह भी पंजाब के किसानों और ग्रामीणों की कहानी है। अब बचता है देश का भविष्य। जैसा कि अभी पहले प्रश्न में हमने कहा कि देश का भविष्य झूठा सच उपन्यास के ही दूसरे भाग का नाम है। इसकी कथा वस्तु देश के विभाजन और भारतीय राजनीति पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें कांग्रेस, जनसंघ, मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों और आम जनता, और किस तरीके से राजनीति में आम जनता परेशान हो रही है और उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उसको उजागर किया गया है। उसमें यह वाक्य डॉक्टर नाथ गिल से कहता है। इसमें जो शब्द आया है देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस कृति से लिया गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सच को कल्पना से रंगकर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। किस रचना के संदर्भ में है? यह वाक्य भी पहले की तरह ही यशपाल ने झूठा सच की भूमिका में लिखा है। इस वाक्य में जो झूठ और सच शब्द आया हुआ है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, यह किस कृति के संदर्भ में होगा। यह मैं काफी आसान प्रश्नों पर बात कर रहा हूं कि जिसपे आसानी से दिमाग लग सकता है। अगले जो प्रश्न होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी कठिनता लाने की। अगला प्रश्न है, तमस, कड़ियां, झरोखे और कुंतो, इनको प्रकाशन के आधार पर क्रम से लगाना है, यानी कौन सा उपन्यास पहले प्रकाशित हुआ था और कौन सा बाद में। अब हम इसमें देखेंगे, झरोखे प्रकाशित हुआ था 1965 में, कड़ियां प्रकाशित हुई थी 1970 में, तमस उपन्यास आया था 1973 में, और लास्ट में आया था कुंतो 1993 में। यानी हम क्रम लगाएंगे तो बनेगा झरोखे, कड़ियां, तमस और कुंतो, यानी बी इसका उत्तर होगा। अगला है, विश्वंभरनाथ उपाध्याय का अंतिम उपन्यास कौन सा है? रीछ, विद्याधर वेताल आख्यान, प्रतिरोध, जोगी मत जा। रीछ आया था 1967 में, प्रतिरोध आया था 1998 में, जोगी मत जा आया था 1989 में, और विद्याधर बेताल आख्यान आया था 2009 में। विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी का देहांत हो गया था 2008 में, और उसके बाद यह उपन्यास छपा था 2009 में, उनके भी मृत्यु के 1 साल बाद, यानी सबसे अंतिम आखिरी उपन्यास है विद्याधर बेताल आख्यान। अगला है, धरती धन न अपना को आंचलिक कथाकृति कौन नहीं मानता है। यह जो एक जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है, प्रोफेसर सुधीश पचौरी जी हैं इसको आंचलिक कथाकृति नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि यह पूरे सामंती समाज पर एक बड़ी टिप्पणी है। वह केवल एक आंचलिक कथाकृति ही नहीं मानते हैं, केवल इसके परिवेश के आधार पर। यह प्रश्न भी समझने वाला है, लेकिन आसानी से नहीं, आमतौर पर नहीं। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे आगे के अध्यायों में। अगला प्रश्न है, पक्षी और आकाश, ये किसकी रचना है? ये रांगे राघव जी की रचना है, जो कि 1957 में आई थी। इनके अन्य उपन्यास आप लोग देखे होंगे, मुर्दों का टीला, चीवर, जब आवेगी काली घटा और राह न रुकी। इसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ये सभी ऐतिहासिक उपन्यास हैं और इन पर भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, माणिका किसकी पात्र है? मानस का हंस, आकाशदीप, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी। ये सब बहुत सरल प्रश्न हैं। एक बार भी अगर आपने
टेक्स्ट पढ़ा होगा, उपन्यास पढ़ा होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेट JRF में अगर हम कदम रख रहे हैं तो कम से कम इसका सिलेबस जितना है, इसके सिलेबस में जितने कहानी, कथा, उपन्यास, नाटक हैं, वो तो हमारे सामने 3-3 बार कम से कम गुजर जाने चाहिए, ढंग से, ध्यान से पढ़ करके। तुरंत आप लोग पता लगा लेंगे कि हाँ, मारिका शेखर एक जीवनी की पात्र है। इसके अलावा जो प्रमुख महिला पात्र हैं वो हैं सरस्वती, प्रतिभालाल, शांति, शीला, शारदा, शशि, ये सब। ये उपन्यास 2 भागों में आया था, 1940 और 44 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अज्ञे जी का नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961 में आया था। ये सब भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मस्तानी इसमें से किस उपन्यास का सहनाम है? इसका उत्तर बी है, मस्तानी कनक कुसुम का उपनाम है। प्रेमचंद्र पूर्व युग के जो ऐतिहासिक उपन्यासकार थे उसमें श्री किशोरीलाल गोस्वामी जी का प्रमुख नाम था। इन्होंने अपने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उन सबके एक एक उपनाम या सहनाम या दूसरे नाम है। उस समय एक प्रथा ही यह हुआ करती थी। इसके अलावा भी कई सारे उपन्यास मिलते हैं, हम आगे चलेंगे बताएंगे कि एक उपन्यास के कैसे एक दूसरे उपनाम भी रखे जाते थे। तो इनके भी जितने भी उपन्यास हैं, एक उपन्यास तारा है, उसका दूसरा नाम छात्रकुल कमलिनी है, 1902 में आया था। कनक कुसुम व मस्तानी है, 1903 में। सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, 1904 में। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, 1904 में। लवंग लता व आदर्श बाला, 1904 में। मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी, 1905 में। सोना और सुगंध व पन्नाबाई, 1909 में आया था। गुलबहार व आदर्श मातृस्नेह आया था 1916 में। लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा आया था 1917 में। तो जितने भी उपन्यास हुआ करते थे इनके सबके 2 नाम हुआ करते थे। तो इसका उत्तर बी होगा। देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? अगला प्रश्न, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, उसका ही दूसरा नाम है। यह 1899 में लिखा गया था और इनका एक दूसरा उपन्यास था अधिकिला फूल, ये 1907 में आया था। अगला प्रश्न चलते हैं कि कल्याणी के रचनाकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हर्षस्वरूप पाठक, मन्नन द्विवेदी, श्याम किशोर वर्मा। कल्याणी नाम से ही एक कल्याणी परिणय भी हमारे दिमाग में आता है, लेकिन वो रचना अलग है, कल्याणी अलग है। यह एक उपन्यास है जिसके रचनाकार प्रेमचंद पूर्व युग के मन्नन द्विवेदी जी हैं। यह 1920 में लिखा गया एक उपन्यास है। इसके अलावा 1917 में रामलाल नामक भी इनका एक उपन्यास आया था। इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन NTA JRF में जिस तरीके से प्रश्न खोज करके लाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ऐसे प्रश्न लाए जा रहे हैं जो हम आम तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में या फिर सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, उस दृष्टि से ऐसे ऐसे उपन्यास, ऐसी ऐसी रचनाएं और रचनाकार को भी पढ़ने और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। सौंदर्योपासक किस प्रकार की रचना है? अगला प्रश्न, इसी युग में ही यानी प्रेमचंद पूर्व युग में ही ब्रजनंदन सहाय नामक एक प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं। इन्होंने सौंदर्योपासक नामक रचना 1912 में और राधाकांत 1918 में लिखा था। सौंदर्योपासक एक पुरुष के अपनी साली से प्रेम पर आधारित है। इसके कारण उसकी धर्मपत्नी का शोक से देहांत हो जाता है और बाद में रोग के चलते उसकी साली का भी देहांत हो जाता है और ये महाशय विरह संतप्त होकर दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यह इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सौंदर्योपासक एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यानी डी। अगला प्रश्न, इसको कुछ भी कह सकते हैं। यह डायरी है, संस्मरण है, आत्मवाची गद्य है, टिप्पणी है, आलोचना है, कथा वृत्तांत है, अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों की दुखती धड़कन से छेड़छाड़ है और सबसे अधिक अनेक लोगों की धुंधली और चमकती छवियों से मेरा आत्मसंवाद है। किसके संदर्भ में लिखा गया है? नीरव, शैवाल, चीवर, लौट आओ धार। यह पंक्तियां कवि कथाकार दूधनाथ सिंह के संस्मरण लौट आओ धार से है, उसके संदर्भ में लिखी गई हैं। इसमें अपने जीवन के कुछ अहम पड़ावों जैसे घर से निकलने,
प्रयाग आने, वहाँ भटकने, बीमार होने, विश्वविद्यालय के अध्यापक बनने और प्रतिष्ठित कथाकार बनने तक की संघर्ष गाथा है। यानी इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, क्यों फंसे का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1968 का है। यह यशपाल जी का एक उपन्यास है, यानी इसका उत्तर डी है। हरीश और कम्मो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार डॉक्टर देवराज के रोड़े और पत्थर, जो कि 1958 का एक उपन्यास है, के पात्र हैं। हरीश पूरे जीवन अपना एक छोटा सा सपनों का घर नहीं बना पाता है, तो इसमें उसकी कुंठा व्यक्त हुई है, यानी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगला प्रश्न, इनमें से किस कृति पर रोमारोला के जॉन क्रिस्ताफ का प्रभाव है? तो इसका उत्तर ए है, शेखर एक जीवनी पर इसका प्रभाव है। दोनों कथानायकों के जीवन में समान घटनाएं घटती हैं और आत्मनेपद में तो अज्ञे ने बकायदा जॉन क्रिस्ताफ यानी रोमारोला के इस ऋण को स्वीकार भी किया है। अगला प्रश्न, कवि की प्रेयसी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कवि की प्रेयसी श्री इलाचंद्र जोशी जी का एक उपन्यास है जो 1976 में आया था। इसमें उन्होंने कालिदास के मालविकाग्निमित्र जो एक नाटक है, उसमें एक कवि नाटककार सौमिल्लिक पात्र हैं, उनके जीवन की कल्पनात्मक रचना की है, यानी इसका उत्तर ए होगा। मुक्तिबोध नामक रचना किसकी है? मुक्तिबोध भी एक उपन्यास है जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार श्री जैनेन्द्र जी ने 1965 में लिखा था। इसमें उन्होंने पत्नी और प्रेयसी के माध्यम से जीवन के विस्तार को दिखाया है। देवीना डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। यह उपन्यास उन्होंने 1976 में लिखा था। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न, राधाकांत। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि राधाकांत प्रेमचंद पूर्व युग की एक औपन्यासिक कृति है और ब्रजनंदन सहाय जी ने सौंदर्योपासक और राधाकांत नामक उपन्यासों की रचना की थी। अगला प्रश्न, शाखा किस प्रकार के अभिनय का अंग है? आंगिक, वाचिक, आहार्य या फिर सात्विक? आप लोगों को मालूम होगा कि अभिनय 4 प्रकार के माने गए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, जिसकी हमने चर्चा की। आंगिक अभिनय के अंतर्गत 6 अंग और 6 उपांग माने गए हैं। अभिनेता या अभिनेत्री या फिर नट नटी का जो सिर, हस्त, वक्ष, पार्श्व यानी पीठ, कटि यानी कमर और पाद यानी चरण, ये 6 अंग हुए। इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। और उनके नेत्र, भ्रू, भौह, नासिका, अधर, कपोल, गाल और चिबुक यानी ठुड्डी, ये 6 उपांग हैं। 6 अंग और 6 उपांग। अभिनय में इन्हीं अंगों के संचालन को शाखा कहते हैं, यानी यह आंगिक अभिनय का ही एक भाग है। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब इस शाखा को, जो भी हमने बताया, अंग संचालन को शाखा कहते हैं और उस अंग संचालन से ही अगर अभिनेता किसी को सूचना देता है, मान लीजिए वह दोनों हाथों से पानी पी रहा है, तो यह शाखा हुआ, अंग संचालन हुआ। लेकिन वही हाथ उठा करके वह किसी को सूचना दे रहा है कि हाँ रुको, वहीं रुक जाओ, किसी को सूचित कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को अंकुर कहा गया है। इस पर हम बाद में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी उत्तर के लिए ये दोनों। अगला प्रश्न है कि वितर्किता किसका प्रकार है? संचारी भावों के अनुसार नाट्यशास्त्र में कुल 36 प्रकार की दृष्टियां मानी गई हैं, जिसमें 20 दृष्टियां संचारी भाव की हैं। ये 20 दृष्टियां हैं शून्या, मलिना, श्रांता, लज्जान्विता, ग्लाना, शंकिता, विषण्णा, मुकुला, कुंचिता,
अभितप्ता, जिह्मा, सललिता, वितर्किता, अर्धमुकुला, विभ्रांता, विप्लुता, आकेकरा, विकोषा, त्रस्ता और मदिरा। इन्हीं दृष्टियों में एक दृष्टि वितर्किता भी है, यानी इसका उत्तर होगा सी दृष्टि। यह राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के संक्षिप्त नाट्य शास्त्रम से पढ़ा जा सकता है। आप लोगों में से जिन्होंने एमए किया होगा और रंगमंच जिनका विषय रहा होगा वह इस पुस्तक के बारे में जरूर जानते होंगे, और रंगमंच के बच्चों को खासकर यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें से भी कई प्रश्न बनते हैं कि कपित्थ किससे संबद्ध है, संयुत, असंयुत, नृत्य हस्त या इनमें से कोई नहीं। तो आंगिक अभिनय में हस्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है असंयुत, दूसरा होता है संयुत और तीसरा होता है नृत्य हस्त, जो ऑप्शन में दिए गए। असंयुत के अब 24 प्रकार माने गए हैं, संयुत के 13 प्रकार माने गए हैं और नृत्य हस्त के 27 प्रकार माने गए हैं। इन सभी को मिलाकर के 64 प्रकार के हस्त के अभिनय होते हैं। तो इनमें जो पहला असंयुत है, यानी जो ऑप्शन में बी लिख रखा है, उस 24 के प्रकार में से एक कपित्थ है। कपित्थ यानी असंयुत का एक अंश है, उसका भाग है, उसी से संबद्ध है। अगला प्रश्न, आत्मा और अनुभूति के संबंध की अनेक रूपता का आभास हमें भारत की विभिन्न चिंतन धाराओं से प्राप्त होता है। हमारा प्रयोजन केवल आत्मानुभूति शब्द और उसके अर्थ पर दृष्टिपात करना है, और हम देखते हैं कि इस शब्द को लेकर दार्शनिकों में मतैक्य नहीं है। यह कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। रस सिद्धांत नए संदर्भ नामक उनकी एक पुस्तक है, उसमें वह विचार करते हैं कि अनुभूति और आत्मानुभूति और उसके अर्थ पर किस प्रकार कितने लोगों ने बात की है। अगला प्रश्न, इनमें से किस विद्वान ने रचना के कल्पना सौंदर्य को काव्य की आत्मा माना है? मम्मट, भामा, आनंदवर्धन या फिर रुद्र? तो इसका उत्तर है भामा। भामा ने रचना के कल्पना सौंदर्य को काव्य की आत्मा माना है। अब ये सौंदर्य है क्या? तो अपने ग्रंथ काव्यालंकार में वह लिखते हैं सौंदर्यम लंकारः, यानी अलंकार वह है जिससे काव्य में सौंदर्य होता है। इस प्रकार वह सौंदर्य को ही अलंकार मानते हैं और अलंकार को ही वह काव्य की आत्मा मानते हैं। वह अलंकारवादी थे, आप सबको पता होगा। तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन है सीधा ही। अनुव्यवसाय को ज्ञान का पुनर्ज्ञान कहकर किस विद्वान ने इसे दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया? भट्टलोल्लट, भट्टनायक, भट्टतौत या फिर शंकुक? अब यहां समझने वाली चीज है पहले कि अब ये अनुव्यवसाय क्या है। आप लोगों को मालूम होगा प्लेटो और अरस्तु ने काव्य को, कला को अनुकरण माना है, अनुकरण का भी अनुकरण माना है। भरत मुनि ने भी कला या नाटक को लोक स्वभाव की अनुकृति कहा है। दूसरे शब्दों में उनको भी अनुकरण ही कहा है। इसी अनुकृति को आगे भट्टतौत आचार्य रहे हैं, उन्होंने ज्ञान का पुनर्ज्ञान कहा है। इन दोनों में फर्क क्या है प्लेटो अरस्तु में और भरत मुनि में? कि प्लेटो अरस्तु थोड़ा सा नकारात्मक मानते हैं कि किसी चीज का ज्ञान का अगर हम नकल करते हैं तो वह उससे हीन हो जाता है, वह उससे दूर हो जाता है। और जबकि भरत मुनि और भट्टतौत क्या मानते हैं कि जब हम उस ज्ञान का पुनर्ज्ञान प्रतिपादित करते हैं, उसको हम और परिष्कृत करके अपनी कला में लाते हैं, तो इससे ज्ञान का परिष्करण होता है, इससे कला की व्यापकता आती है, इससे कला और अधिक व्यापक और सामाजिक होती है। तो इन्होंने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया है, लेकिन वह अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी भट्टतौत इसका आंसर है, जिन्होंने अनुव्यवसाय को ज्ञान का पुनर्ज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त ने शांत को कौन सा रस माना है? तो उन्होंने शांत को नवम रस माना है, और इसका जो स्थायी भाव माना है उन्होंने सम,
शम को स्थायी भाव माना है, जो कहते हैं कि सांसारिक तृष्णाओं के शमन के बाद उपजता है, वह शम इसका स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, असली हिंदुस्तान शहरों में नहीं गांवों में है। शहरों में अरब और यूरोप घुस आए हैं, पर गांव की मूल संस्कृति और प्रकृति अभी तक उसी हालत में है जिस हालत में वह चंद्रगुप्त और अशोक के जमाने में रही होगी। यह पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के हमारा ग्राम साहित्य नामक रचना की भूमिका से है। वे गांवों को मौखिक यूनिवर्सिटी का नाम देते हैं। यह रचना 1940 में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा त्रिपाठी जी के मिलन, पथिक और स्वप्न नामक रचनाओं से आप परिचित ही होंगे। बाबा काया नगर बसावो, देखने में यह कबीर की पंक्ति लगती है, लेकिन यह दयाबाई की पंक्ति है। इन्हें सहजोबाई की बहन माना जाता है। यह सब आप सुमन राजे की प्रसिद्ध कृति है, एक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, उसमें से ये सब चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री कवि कौमुदी किसकी रचना है? यह रमाशंकर शुक्ल रसाल जी की रचना है, जिसमें इन्होंने स्त्री रचनाकारों का एक इतिहास कह सकते हैं या उनका वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न, जागृति किसका कविता संग्रह है? तोरण देवी शुक्ल, गोपाल देवी, गुजराती बाई, रमाबाई। तो यह तोरण देवी शुक्ल जी की रचना है। जागृति संग्रह पर इनको एक प्रसिद्ध शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाओं में देशभक्ति की प्रधानता रहती थी। इसको भी आप हिंदी साहित्य के आधे इतिहास से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। इनका भी जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। स्त्री चेतना, राष्ट्र प्रेम की यह भी कवियत्री रही हैं। मुकुल इनका काव्य संग्रह है और बिखरे मोती इनका एक कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को वाद किसने नहीं माना है? यह एक दिलचस्प सी बात है कि प्रयोगवाद एक इतने प्रसिद्ध काव्यधारा हुई है हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन इसको स्वयं अज्ञेय ने ही वाद नहीं माना है। दूसरे सप्तक की भूमिका में वह स्पष्ट करते हैं कि भैया कोई वाद नहीं है हमारा, या हम वादी नहीं हैं, हम केवल सत्य राहों के अन्वेषी हैं और हम किसी प्रकार का वाद नहीं चलाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, आज कितनी सदियों पर आई हो माँ इस कुटीर में, बोलो तुम्हें अर्घ्य दूं कैसा, उड़े विभव खड़खड़ समीर में, क्यों माँ कैसे भूल सकी थी विजित आर्य संतानों को, अरि निष्ठुरे निर्मम होकर मसल दिया अरमानों को। तो यह पंक्ति विष्णु कुमारी श्रीवास्तव मंजू जी की है। यह महादेवी वर्मा जी की समकालीन कवित्री रही थी। 1903 में इनका जन्म हुआ था। यह देश की दुर्दशा पर उनकी कविता है, जो सामान्य तौर पर हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि जो लोग प्रयोग की निंदा करने के लिए परंपरा की दुहाई देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि परंपरा कम से कम कवि के लिए कोई ऐसी पोटली बांधकर अलग रखी हुई चीज नहीं है जिसे वह उठाकर सिर पर लाद ले और चल निकले। यह पंक्तियां अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखी थी, जब उन्होंने कहा कि हम प्रयोगवाद शुरू कर रहे हैं। वाद तो खैर नहीं माना था, लेकिन हम प्रयोग शुरू कर रहे हैं। तो अनेक लोगों ने उन पर आक्षेप लगाया कि आप लोग परंपरा को नकार रहे हैं। तब उन्होंने दूसरे सप्तक में, पहले सप्तक में उन पर यह आक्षेप लगा और दूसरे सप्तक की भूमिका में इन्होंने इसे स्पष्ट किया। अगला प्रश्न, फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारें आप आंचल छोड़ दूं, हो जाए जी हल्का। ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र जी की हैं। ये दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं। उसमें इनकी पहली कविता है कमल के फूल। यह कमल का फूल वह भूल के प्रतीक को मानते हैं कि जिसमें उन्होंने जो अब तक अपने जीवन में भूलें की हैं
उसका वह समर्पण करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा गलत पाठ किसका संग्रह है? यह स्नेहमयी चौधरी जी का संग्रह है, जिसमें कामकाजी विवाहित महिलाओं पर उन्होंने यह रचना की है। उसमें दिखाया है कि उनका जीवन किस प्रकार से शादी के बाद अपना जीवन रह ही नहीं जाता है। अगला प्रश्न, बीजाक्षर किसकी रचना है? यह अनामिका जी की रचना है। अनामिका जी समकालीन कवित्रियों में अपना एक प्रमुख स्थान रखती हैं। वर्तमान में वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती हैं। बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, स्त्री मुक्ति साझा चूल्हा, 10 द्वारे का पिंजरा, पानी जो पत्थर पीता है, और हाल ही में अभी आया था आईना साज उनका एक उपन्यास। इसके अलावा टोकरी में दिगंत, थेरी गाथा करके अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने पहचान बनाई है हिंदी साहित्य में अपनी। इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कल्पना आनंद है, इमेजिनेशन इज जॉय किसका कथन है? कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, G.W. मैकॉले, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यह G.W. मैकॉले का कथन है, यानी सी इसका उत्तर है। यह एक पाश्चात्य काव्य मीमांसक है। इनका मानना था कि भावोद्रेक और कल्पना में इतनी घनिष्ठता है कि दोनों लगभग एक ही हैं। यह कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत से मिलता जुलता है। इस पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। अगला प्रश्न, बिरह रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार, कछु कहत यह एक प्रगटत अति भर्यो हंकार। यह पंक्तियां सूरदास जी की हैं। इसमें बिरह को प्रेम का आधार माना गया है और उद्धव के ज्ञान के हंकार पर श्री कृष्ण के माध्यम से व्यंग्य भी किया गया है। अगला प्रश्न, कि किस विद्वान ने कुछ पुरातन शब्दों के भाग्य विपर्य पर विचार किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका उत्तर है। उन्होंने अपने कबीर नामक ग्रंथ में कई शब्दों की उत्पत्ति, फिर उनका विकास कैसे हुआ और लगातार उसके अर्थ कैसे बदलते गए हैं और अब उनका अर्थ क्या हो गया है, इस पर उन्होंने विचार किया है। जैसे कुछ शब्द हैं, निरंजन, शून्य, सहज, नाद। ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रारंभ में कुछ और अर्थ था, लेकिन समय के साथ ही उनका विपर्य हो गया, उसमें बदलाव आता गया। इस पर उन्होंने विचार किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भक्तों के संदर्भ में किस आलोचक ने कहा है कि कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। यह पंक्ति भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और कबीर ग्रंथ में ही उन्होंने हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों के बीच तुलना करते हुए यह बात की है। अगला प्रश्न है, अय्यास प्रेतों का विद्रोह। यह कमलेश्वर द्वारा लिखित एक आलेख है। अकहानी कथाकार जब उन्होंने लिखना शुरू किया कहानियों में केवल निजी जीवन और उसमें भी केवल काम, कुंठा और वासना को लेकर कहानियां करनी शुरू कर दी, तो उससे तिलमिलाकर कमलेश्वर ने यह लेख लिखा था जो धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग को मनुष्य के पतन की कविता किसने कहा? केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता पर अपनी यह टिप्पणी की थी। राजकमल चौधरी जी की एक लंबी कविता है मुक्ति प्रसंग, जिसमें नाम के बिल्कुल विपरीत जीवन और जीवन प्रसंगों की विभत्सता का वर्णन किया गया है। एक बार यह लंबी कविता जरूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न है, मॉडर्न मैन इन द सर्च ऑफ अ सोल, जिसमें रचना अथवा कविता को सामूहिक अवचेतन का ही रचनात्मक प्रादुर्भाव माना गया है, किसकी कृति है? यह स्विस मनोवैज्ञानिक जुंग की एक मनोवैज्ञानिक निबंधों की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कला और साहित्य पर भी विचार किया है। 1933 में यह पुस्तक आई थी। अगला प्रश्न, द हेल इज अदर पीपल, यानी दूसरे लोग ही नर्क हैं, किसका कथन है? यह फ्रेंच चिंतक और अस्तित्ववादी दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार जिया पॉल सार्त्र के नो एग्जिट नामक एक नाटक का कथन है। 1944 में उनकी यह कृति आई थी। बड़े मजेदार कहानी है इसकी कि इसमें 3 लोगों की मृत्यु के बाद उनको नरक भेजा जाता है। उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और
इनको लगता है कि कोई भारी भरकम दैत्य आएगा, शैतान आएगा कि जो उनको बड़े बड़े दंड देगा, लेकिन ये सब की बजाय उनसे कहा जाता है कि आप लोग अपने गुनाहों के बारे में विचार करिए, जीवन में अब तक जो जो भी गुनाह आपने किए हैं उसके बारे में विचार कीजिए। उन्हें कुछ और लगा था लेकिन काम कुछ और दिया जाता है। बहरहाल अब वो विचार करना शुरू करते हैं, जीवन में कौन सा गुनाह हुआ था, किसके कारण हुआ था। तो उसमें अपनी कमी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि दोषारोपण दूसरे पर करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये किया था। दूसरा कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये किया था। और करते 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 इस अवस्था में वो लोग पहुंच जाते हैं कि उसमें गार्सिन नामक एक पात्र होता है, उसको कहना पड़ता है कि ये जो दूसरे लोग हैं, यानी मेरे लिए दूसरे लोग वो दो हैं, उसके लिए दूसरे लोग मैं और दूसरा है, यानी ये जो दूसरे लोग हैं ये जीवन को उस शैतान से भी ज़्यादा हानिकारक बना देते हैं, उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक बना देते हैं। द हेल इज़ अदर पीपल, ये उनके इस नाटक का कथन है। इसको व्यक्तिवादी प्रतीक में भी देखा जाता है कि अन्य लोग ही हमारे लिए समस्या हैं, तो हमारा ध्यान केवल अपने ऊपर होना चाहिए। इस आधार पर भी इसको देखा जाता है। अगला प्रश्न है, बीइंग एंड नथिंगनेस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। यह ज्यापाल सार्त्र का एक ग्रंथ है, यानी अस्तित्व और अनस्तित्व। इसमें उन्होंने कहा है कि दूसरों के लिए जीना ही अजनबियत है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तब हम खुद से अजनबी होने लगते हैं, हम खुद में कहीं खो जाते हैं और यहीं से हमारा अजनबीपन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किसे पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? कल्पना सिद्धांत, नई समीक्षा, उदात्तवाद या फिर अभिव्यंजनावाद? आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म को ही कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। यानी यह सिद्धांत तो हमारे यहाँ कुंतक ने बहुत पहले ही वक्रोक्तिवाद के नाम से चला दिया था, लेकिन उसी का विलायती उत्थान बाहर जाकर के, विलायत में जाकर के वही बढ़ चढ़ करके अभिव्यंजनावाद हो गया। अब अभिव्यंजनावाद है क्या? अभिव्यंजना यानी अभिव्यक्ति। एक होती है अनुभूति, एक होती है अभिव्यक्ति। हालांकि क्रोचे तो मानते हैं कि ये दोनों एकदम अंतः प्रज्ञा से ही बधे हुए हैं, अभिव्यंजना और अंतः प्रज्ञा एक ही है, अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मूल में अभिव्यंजना होती है, एक्सप्रेशन करना होता है। शुक्ल जी इसको वाग वैचित्र्यवाद कहते हैं, यानी एक होती है कि अनुभूति, हम कितने सरलता से अनुभूति मूलक होकर के अपनी रचनाएं रचते हैं। दूसरा है वाग वैचित्र्य, कि उसमें अनुभूति उतनी हो ना हो, लेकिन हम शब्दों का इतना बढ़ा चढ़ा करके, उसके प्रस्तुतिकरण ऐसा बढ़ा चढ़ा करके करें कि वह शब्द ही देखने में बहुत आकर्षक लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, उसमें उसकी विचित्रता प्रकट हो। एक छोटा सा उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। वाग वैचित्र का एक उदाहरण है, जैसे कविता पढ़ी होगी आपने, इंद्रजिमि जंभ पर, बाड़ो सुगंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बारे बाह पर, शंभुरतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाह पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज्य है। इसमें वाग वैचित्र है, शब्दों की प्रधानता है, अनुभूति आपको उतनी मिले ना मिले, अगर है भी, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशनिज्म पर, इसके कलात्मक पक्ष पर ज्यादा जोर है। और दूसरा एक अनुभूति परक होती है। एक शेर आपने सुना होगा हाल में इंस्टाग्राम पर, वह कहता है कि उसे जाना था मैंने जाने दिया, उसे जाना था मैंने जाने दिया, इससे ज्यादा और वफा में क्या करता। छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इसमें जिस तरीके की अनुभूति है, उसकी कलात्मकता, इसमें बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है। शब्दों का ऐसा जाल नहीं है कि जिसमें फंस जाए श्रोता, लेकिन फिर भी अनुभूति एकदम दिल तक जाकर के मार्ग करती है। तो पहला हुआ जिसमें शब्दों का वाग वैचित्र हुआ, दूसरा हुआ जिसमें अनुभूति हुआ। तो अभिव्यंजनावाद को ही उन्होंने पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों के ठीक ठाक मार्क्स आए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आप लोग बिना नाम के ही सही, लेकिन एक बार जरूर डालें कि आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो अगला प्रश्न पत्र ताकि हम उसी अनुसार बनाएं और
आगे की जो तैयारियां हैं हम उसके लिहाज से करें। आप लोग अगला प्रश्न पत्र जल्द ही हम डालेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ताकि समय से आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।